जी सर, 1 से 2 तक लेक्चर, 1 से 2 तक लेक्चर है। तक पहुँच गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आवाज़ आ रही है सबको और स्लाइड्स शो हो रही हैं सबको? आप अगर शेयर को लेकर चले जाए पता, तो वहाँ से वो आपको ठीक है सब? ओके, चलें जी, हम एपिडेमियोलॉजी जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसके जो है हम लास्ट बताना पड़ेगा। तो हमने लास्ट लेक्चर जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ठीक है, इसमें हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स मीट आउट किए थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था कंसेप्ट एंड लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन हमने इसमें डिस्कस किए थे, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी लेवल जो है वो हमने स्टडी कर लिए थे। और आज जो है हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है जी, तो इसके बाद जो है एलैबोरेट करेंगे इंटरवेंशंस एंड अप्रोचेस फॉर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसके बाद डिफाइन एंड डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़ कंट्रोल एंड इरेडिकेशन। ठीक है जी, तो ये कुछ ओवरव्यू है हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में। आप लोगों को पता है प्रिवेंशन हमने देखा था कि प्रमोट हेल्थ, टू प्रिजर्व हेल्थ एंड टू रिस्टोर हेल्थ। ठीक है जी, तो अगर हम इन तीनों वर्ड्स को कंबाइन कर दें तो एक वर्ड बनता है प्रिवेंशन, तो उसको हम कहते हैं कि ये प्रिवेंशन है। ठीक है जी, फिर हमने कुछ कंसेप्ट जो है वो डिफाइन किए थे प्रिवेंशन के, डिटर्मिनेंट्स जो है ऑफ सक्सेसफुल प्रिवेंशन जो है वो डिस्कस किए थे, जिसमें हमने देखा था कि सक्सेसफुल प्रिवेंशन जो है वो डिपेंड करती है नॉलेज पे, नॉलेज ऑफ कॉजेशन,
डायनामिक्स ऑफ ट्रांसमिशन और रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, रिस्क ग्रुप कौन से हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, एलर्जी डिटेक्शन किस तरह से करनी है और किस तरह से वैल्यूएशन करनी है प्रोसीजर्स की जो हम अप्लाई करते हैं, तो वो सारा उसमें आ जाता है। वालेकुम सलाम जी स्टूडेंट्स, मैं ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। ये बीइंग्स मॉडल हमने जो है वो डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किए थे कुछ फैक्टर्स जो कि प्रिवेंटेबल कॉजेज़ हैं और डिजीज़ के, जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जिनसे हम जो है प्रिवेंशन कर सकते हैं। उसमें हमने 20 बायोलॉजिकल फैक्टर्स और बिहेवियरल फैक्टर डिस्कस किए थे, फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स और साथ में सर्विसेज, सोशल फैक्टर्स और इसके अलावा स्पिरिचुअल फैक्टर आ जाते हैं। ठीक है जी। लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो है हम लीवेल में जो है वो डिफाइन किए थे, जिसमें मेनली 3 टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन हैं और उसके लेवल्स हैं, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी है। ठीक है जी, तो ये हमने डिस्कस किया था डिटेल में। प्री मॉडल हमने एक लेवल जो है वो डिफाइन किया था, इसमें था कि जी रिस्क फैक्टर्स को जो है उनकी इमरजेंस को कम करना है। ठीक है जी, रिस्क फैक्टर्स को एक्चुअली कंट्रोल करना है, उसको हम प्री मॉडल प्रिवेंशन कहते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन जो है हमने देखा था कि प्रायर टू ऑनसेट ऑफ डिजीज़ अक्रंस होने से पहले जो प्रिवेंशन की जाती है, जिसको हम प्री पैथोजेनिक फेस भी कहते हैं डिजीज़ और हेल्थ का, तो उसमें जो हम प्रिवेंशन लेते हैं उसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है जी। इसमें 2 तरह की मॉडिफिकेशन थी, एक तो था जी हेल्थ प्रमोशन, दूसरा था स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रमोशन में ये था कि हमने हेल्थ को जो है वो प्रमोट करना है, हेल्दी स्टाइल जो है उसको स्टाइल जो है उसको प्रमोट करना है और डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ करनी है, ताकि जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं उसको कम किया जाए और लोगों को जो है उसकी हेल्थ को, ओवरऑल हेल्थ जो है उसको इम्प्रूव किया जाए। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में था कि डिजीज़ के अगेंस्ट स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है कि किसी कम्युनिटी में अगर कोई स्पेसिफिक डिजीज़ हो रही है तो उससे पहले, उसके होने से पहले ही कुछ इस तरह की प्रोटेक्शन की जाए कि वो डिजीज़ जो है या डिजीज़ के जो चांसेस हैं वो कम हो जाए। प्राइमरी प्रिवेंशन में अगर कुछ कंटेंट अगर हम देखें तो ये हेल्थ प्रमोशन था और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन थी। हेल्थ प्रमोशन जो हमने डिस्कस किया था कि इसमें हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, न्यूट्रिशन इंटरवेंशन और लाइफस्टाइल बिहेवियर चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है जी। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन क्योंकि डिजीज से एंगेज है तो फिर उसके जो है स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन की जाती है, कीमो प्रोफिलैक्सिस और प्रोटेक्शन अगेंस्ट जो है ऑक्यूपेशनल हैजर्ड जो है उसकी गेस्ट की जाएगी। यूज़ ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स और सप्लीमेंट्स हम इसमें यूज़ करेंगे। सेफ्टी और ड्रग्स का जो है इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है जी। कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल हैजर्ड आ जाते हैं, जिसमें एयर पोल्यूशन वगैरह उसको कंट्रोल करते हैं। अच्छा जी, पॉपुलेशन बेस थी और हाई रिस्क स्ट्रेटजी हमने डिस्कस की थी। सेकेंडरी प्रिवेंशन में अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट उस पर बेस करता है। ठीक है जी। अच्छा जी, आज का लेक्चर जो है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिसमें है जी टर्शियरी प्रिवेंशन। अब टर्शियरी प्रिवेंशन क्या है? इट इज़ यूज्ड व्हेन द डिजीज प्रोसेस हैज़ एडवांस्ड बियॉन्ड इट्स अर्ली स्टेजेस। लेट पैथोजेनेसिस स्टेज इसको हम कहेंगे और इसमें डिजीज जो है वो एडवांस हो चुकी होती है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती है। इट इज़ डिफाइंड एज ऑल द मेयर्स अवेलेबल टू रिड्यूस और लिमिट इम्पेयरमेंट्स एंड डिसेबिलिटीज़ एंड प्रमोट द पेशेंट्स एडजस्टमेंट टू परमानेंट कंडीशंस। ठीक है जी। और ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें या तो रिकवरीज होती हैं या फिर इम्पेयरमेंट होती हैं या डिसेबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है जी। तो सारे मेयर जो हैं, मेयरमेंट्स वगैरह जो हैं, सारे ट्रीटमेंट्स वगैरह अप्लाई किए जाते हैं और उस इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटीज़ का जो पर्सन होता है, जो पेशेंट होता है, उसकी एडजस्टमेंट कराते हैं ताकि वो परमानेंट कंडीशन के साथ जो है उसकी प्रॉपर जो है एडजस्टमेंट हो जाए। ठीक है जी। तो मोड्स ऑफ इंटरवेंशन इसमें है जो डिसेबिलिटी लिमिटेशन और साथ में है जो रिहेबिलिटेशन का। तो हम डिसेबिलिटी के साथ जो है, जो पर्सन है, पेशेंट है, उसकी इंटरवेंशन यहाँ पे करेंगे या फिर हम उसकी रिहेबिलिटेशन पे जो है फोकस करेंगे। ठीक है जी। डिसेबिलिटी लिमिटेशन अगर आप देखें तो उसमें कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले है जी टू प्रिवेंट और स्टॉप द ट्रांजिशन ऑफ डिजीज प्रोसेस फ्रॉम इम्पेयर टू हैंडीकैप।
ठीक है जी। अब आपको हैंडीकैप का पता ही होगा, पहले नॉर्मल सी इम्पेयरमेंट होती है, लेकिन हैंडीकैप जो है बिल्कुल ही माजूर जो है पेशेंट्स होते हैं जो कि बिल्कुल ही किसी चीज़ से जो है, किसी ऑर्गन से या लिम्ब से, या आप उसे कह सकते हैं, हम उनको कहते हैं, उनको कोई लिम्ब जो है वो वर्क करता ही नहीं प्रॉपर। तो इसमें भी डिसेबिलिटी लिमिटेशन हो जाती है। इसमें जो है टर्शरी इंटरवेंशन हम अप्लाई करते हैं, कॉस्ट वगैरह अप्लाई करते हैं, ट्रैक्शन वगैरह अप्लाई करते हैं, या बाय व्हील चेयर जो है हम यूज़ कर सकते हैं कि उसकी थोड़ी सी मूवमेंट वगैरह हो जाए। ठीक है जी। तो पहले स्टेज आती है डिजीज़, फिर उसकी वजह से इम्पेयरमेंट होगी, यानी कि उसका फंक्शन जो है वो लॉस होगा, और उसके बाद डिसेबिलिटी आ जाएगी। मज़ीद जब उसमें जो है एडवांस होगी, डिजीज़ में वर्स होगी और उसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा तो डिसेबिलिटी होगी, और उसके बाद हैंडीकैप जो कंडीशन आती है फिर उसमें वो लीड करेगी। इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी में कुछ डिफरेंसेस हैं, आप देख सकते हैं। एनी लॉस और abnormality ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन। ठीक है जी। कोई किसी भी किस्म का लॉस होगा, वो साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है और एनाटॉमिकली भी हो सकता है। तो उसकी वजह से हम कहते हैं कि ये पर्सन जो है वो इम्पेयर है, तो उसका कोई फंक्शन जो है वो इम्पेयरमेंट में आ गया। अगर आप डायबिटिक फुट देखें तो उसमें उसका जो है एनाटॉमिकल और स्ट्रक्चरल जो है वो इम्पेयरमेंट आई है। ठीक है जी। या रोड एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, उसकी वजह से फ्रैक्चर वगैरह हो गए, तो वो भी इम्पेयरमेंट को लीड करेगी। उसके बाद है जी डिसेबिलिटी, एनी रिस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन द मैनर और विद इन रेंज कंसीडर नॉर्मल फॉर द ह्यूमन बीइंग। ठीक है जी। अब डिसेबिलिटी की एक ऐसी कंडीशन होगी जिसमें ड्यू टू डिजीज़ पर्सन जो है वो वाला ऑर्गन या वो पार्ट जो है वो मूव नहीं कर पाएगा, या वो किसी भी किस्म की एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाता, तो हम कहते हैं कि ये पर्सन जो है वो डिसेबल हो गया है। ठीक है जी। अब हैंडीकैप आप देख सकते हैं, डिसएडवांटेज फॉर अ गिवन इंडिविजुअल रिजल्टिंग फ्रॉम एन इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी। ठीक है जी। इम्पेयरमेंट होगी या डिसेबिलिटी होगी, उसके नतीजे में क्या होगा कि पर्सन जो है वो हैंडीकैप में जाएगा, दैट लिमिट्स और प्रिवेंट्स द फुलफिलमेंट ऑफ अ रोल इन द कम्युनिटी दैट इज नॉर्मल डिपेंडिंग ऑन एज, सेक्स एंड सोशल एंड कल्चरल फैक्टर फॉर दैट इंडिविजुअल। ठीक है जी। तो अब इसमें क्या होता है कि वो हैंडीकैप एक मजबूर पर्सन आप कह सकते हैं, हम डेफ पर्सन होते हैं। ठीक है जी। या कह सकते हैं कि वो प्रॉपरली जो है वो वॉक नहीं कर सकते, प्रॉपर स्टैंड नहीं कर सकते, पर्सन जो व्हील चेयर पे रहते हैं, बेड रिडन होंगे, तो ऐसे पर्सन को हम कहते हैं कि हैंडीकैप है, और वो कम्युनिटी में जो है अपना कोई भी रोल जो है जो नॉर्मली उस बंदे को परफॉर्म करना चाहिए था वो परफॉर्म नहीं कर पाते। स्टूडेंट्स आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी स्टूडेंट्स, कुछ लोग को आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा जी। अब रिहेबिलिटेशन एक फेज है, द कंबाइंड एंड कोऑर्डिनेटेड यूज ऑफ मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल एंड वोकेशनल मेजर्स फॉर ट्रेनिंग एंड रिट्रेनिंग द इंडिविजुअल टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ फंक्शनलिटी। अब रिहेबिलिटेशन में एक्चुअली हम क्या करते हैं, कोई भी पर्सन जो इम्पेयरमेंट के साथ है, डिसेबिलिटी है या उसको हैंडीकैप है, तो हमने उसकी परमानेंट कंडीशन अब हो गई है। ठीक है जी। अब हमने उसकी परमानेंट कंडीशन के साथ जो है वो डेली लिविंग जो है उसको सिखानी होती है, उसको हम कुछ एजुकेशनल ट्रेनिंग देते हैं और उसको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ सिखाते हैं, स्किल्स लर्न कराते हैं कि वो अपनी इस परमानेंट कंडीशन के साथ जो है वो सर्वाइव कर सके। ठीक है जी। तो इसमें आ जाती हैं एग्जाम्पल ऑफ रिहेबिलिटेशन के, अगर आप देखें तो इस्टेब्लिशिंग स्कूल्स फॉर ब्लाइंड। ठीक है। जब ब्लाइंड जो है वो हेयर तो कर नहीं सकते हैं, अगर वो देख नहीं सकते तो अलग बात है, लेकिन वो हेयर कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर हम स्कूल्स इस्टेब्लिश करते हैं। इसके अलावा प्रोविजन ऑफ एड्स फॉर ग्रेफाइड एक्सरसाइजेज इन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है जी। न्यूरोलॉजिकल जितनी भी डिसऑर्डर्स होती हैं उसके लिए फिर हम एक्सरसाइजेज वगैरह कराते हैं ताकि वो जो अपना डेली लिविंग जो है उसको मेंटेन करें और अपनी एक्टिविटीज़ को जो है वो कंटिन्यू करें। ये है जी कुछ और टाइप्स हैं रिहेबिलिटेशन की जो आप देख सकते हैं। सबसे पहले है जी मेडिकल रिहेबिलिटेशन, जो कि रिस्टोरेशन ऑफ द फंक्शन जो है उसके लिए की जाती है, ताकि उसका जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो मैक्सिमम लेवल तक जो है वो मेंटेन रहे, रिस्टोर रहे। इसके अलावा वोकेशनल रिहेबिलिटेशन है, रिस्टोरेशन ऑफ द कैपेसिटी
टू अर्न लिवलीहुड, ठीक है जी, लाइवलीहुड जो है उसको करते हैं। इसके अलावा सोशल रिहेबिलिटेशन है, रिस्टोरेशन ऑफ फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप, यानी कि उस पर्सन के जो रिलेशनशिप्स हैं सोशल या फैमिली के, वो उसके जो है रिस्टोर रहें, मेंटेन रहें। इसके अलावा लास्ट पे है जी साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन। ये सारी रिहेबिलिटेशन की टाइप्स हैं कि किस तरह की हमने रिहेबिलिटेशन पेशेंट की करवानी है और किस तरह की उसको रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है। साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन में आ जाती है रिस्टोरेशन ऑफ द पर्सनल डिग्निटी एंड कॉन्फिडेंस। जितने भी हैंडीकैप पर्सन होंगे या इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी के होते हैं, तो आप देखेंगे कि वो लोग जो होते हैं वो लो कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है जी। वो अपनी डिजीज़ की वजह से, डिसेबिलिटी की वजह से लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं, लो सेल्फ स्टीम होती है उनकी। तो ऐसे पर्सन की साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन पे की जाती है, उनको एम्पावरमेंट कराई जाती है, ठीक है जी। उनको मोटिवेट किया जाता है कि वो अपनी इस कंडीशन के साथ जो है वो जी सकते हैं और अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट्स? अच्छा जी, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेशरी प्रिवेंशन है, इसमें है जी अनेबल टाइमली रिकवरी, ठीक है जी। अब इसमें हमने ये करना है कि पेशेंट की टाइमली रिकवरी को जो है हम पॉसिबल बनाएं, रीस्टेबलाइज करें उसकी कंडीशन को, उनको रीट्रेन करें, उसको दोबारा से जो है वो ट्रेनिंग करते रहें कि वो किस तरह से अपनी इस कंडीशन के साथ जो है वो लाइफ में जो है वो सर्वाइव कर सकता है। रीमोटिवेट की उसको ज़रूरत है, उसको मोटिवेशन की ज़रूरत है। ऐसे पर्सन जो है वो होपलेस हो जाते हैं, लो सेल्फ स्टीम होती है, लो कॉन्फिडेंस होते हैं, सैड रहते हैं, तो उनको मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर रीसोशलाइज करेंगे हम, ठीक है जी, वो अपने ताकि वो अपने जो फैमिली और जो सोशल जो रिलेशनशिप्स हैं उनको मेंटेन करें, रीइंटीग्रेट करें, ठीक है जी, ताकि वो अपनी साइकोलॉजिकल जो हेल्थ है उसको मेंटेन करें। अच्छा जी, ये फोर्थ लेवल ऑफ प्रिवेंशन है जिसको हम क्वाटरनरी प्रिवेंशन कहते हैं। द एक्शन टेकन टू आइडेंटिफाई पेशेंट एट रिस्क ऑफ ओवर मेडिकलाइजेशन to protect him from new medical invasion and to suggest to him interventions which are ethically acceptable, ठीक है जी। अब इसमें क्वाटरनरी टाइप की प्रिवेंशन जो है उन पर्सन में की जाती है जो कि ओवर मेडिकल ट्रीटमेंट से गुजर रहे होते हैं, जिनमें नई कुछ लोग होते हैं रिसर्च पर्पज़ के लिए पेशेंट्स को जो है वो यूटिलाइज करते हैं, ठीक है जी। उन पे नई तरह के प्रोसीजर जो है अप्लाई करेंगे, नई स्किल्स उन पे करते हैं। तो हमने ये देखना होता है कि आया कि वो पर्सन जो है वो इस उसके लिए एबल है अभी कि नहीं, वो परफॉर्म कर सकता है अपना टास्क या नहीं। और इसमें हम ये देखते हैं कि जो प्रोसीजर परफॉर्म करना है वो एथिकली एक्सेप्टेबल भी है उसके लिए या नहीं, ठीक है जी। तो ये क्वाटरनरी प्रिवेंशन इज अ सेट ऑफ हेल्थ एक्टिविटीज to mitigate or avoid the consequences of unnecessary और excessive intervention of the health system, ठीक है जी। कुछ लोग जैसे आप कह सकते हैं कि बहुत सारे रिसर्च पर्पज में जो है वो ट्रीटमेंट लेते हैं, कोई रेडिएशन कराएगा, कोई कीमो में जाएगा, कोई डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ कराएंगे, तो अननेसेसरी जो उसके लिए ज़रूरी नहीं है, हमें अननेसेसरी जो इंटरवेंशन है उससे हमें उसको अवॉइड कराना है, ठीक है जी। मेन इसका ये मतलब है। Quaternary prevention should take precedence over any alternative preventive, diagnostic and therapeutic, and is the practice version primum non nons। अच्छा जी, इंटरवेंशन टाइप्स इन क्वाटरनरी प्रिवेंशन में जो है हम कौन सी इंटरवेंशन लेंगे? सबसे पहले है जी हेल्थ केयर प्रोफेशनल मस्ट बी अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिसीजन। जब भी उन्होंने क्वाटरनरी प्रिवेंशन लेनी है, करनी है, तो इंटरवेंशन परफॉर्म करनी है, तो सबसे पहले उसको अपने डिसीजन, जितने भी हेल्थ कमेटी जो है उसमें इन्वॉल्व होकर अपने डिसीजन से जो है उनकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती हैं उसके बारे में उनको पता होना चाहिए, ठीक है जी। एंड इंक्लूड क्वाटरनरी प्रिवेंशन इंटरवेंशन इन देयर डेली क्लिनिकल प्रैक्टिस विद ईच पेशेंट। अच्छा जी, डोंट मिस्टेक रिस्क फैक्टर्स विद डिजीज। रिस्क फैक्टर्स को डिजीज़ के साथ मिस्टेक नहीं करना। प्रोवाइड चेकअप्स और अननेसेसरी एग्जाम जो है उससे हमने अवॉइड करना है, पेशेंट को हमें तकलीफ नहीं देनी। टू अवॉइड टेक्निकल इंटरवेंशनिज्म इन हेल्थ केयर एंड टू अवॉइड द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। वेरी ऑफन अननेसेसरी सब्सिक्वेंट अनजस्टिफाइड इंक्रीज ऑफ बैक्टीरियल रेजिस्टेंस जो है वो कराता है, तो इसलिए हमने ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स के यूजेस को भी हमने लिमिट करना है। अच्छा जी, क्या हो सकती है स्ट्रेटजी फॉर प्रिवेंशन? ठीक है जी, प्रिवेंशन के लिए अब हम कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे? इंटरवेंशन अगर आप सबसे पहले है जी असेसमेंट में है जी आइडेंटिफाई करेंगे पॉपुलेशन एट हाई डिजीज रिस्क। ऐसी पॉपुलेशन को सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है जो कि रिस्क पे है,
ठीक है जी, जो बेस करेगी ऑन डेमोग्राफी या फैमिली हिस्ट्री या होस्ट फैक्टर जो है उस पर बेस करेगी। फिर उसके बाद हमें देखना है, असेस करना है एक्सपोजर, उनका उस पॉपुलेशन का डिजीज़ फैक्टर या रिस्क फैक्टर जो है उससे उनका कितना एक्सपोजर है। ठीक है जी। देन है जी कंडक्ट करेंगे रिसर्च ऑन मैकेनिज्म, जिसमें है जी इंक्लूड द स्टडी ऑफ जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसमें हम जीन्स पे जो है वो स्टडी करते हैं और देखते हैं कि आया कि ओल्ड एज ग्रुप जो है वो ज़्यादा इस पे जो है वो इफ़ेक्ट करेगी या फीमेल पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी, मेल पे इफ़ेक्ट करेगी डिजीज़, या चिल्ड्रन पे इफ़ेक्ट करेगी, किस जीन के किस पॉपुलेशन की जीन्स पे जो है वो इफ़ेक्ट करेगी। फिर हम इसमें वो स्टडी करते हैं। ठीक है जी। देन हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे पॉपुलेशन बेस्ड इंटरवेंशन प्रोग्राम। अब हमने जो पॉपुलेशन स्टडी की है, जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है, उसकी बेस पे हम जो है इंटरवेंशन जो है वो अप्लाई करेंगे। फिर हम उसको वैलिडेट करेंगे उस इंटरवेंशन प्रोग्राम को, और देन मॉडिफाई करेंगे एग्जिस्टिंग इंटरवेंशन प्रोग्राम। फिर उससे जो है हमें पता चल जाएगा कि किस तरह की प्रिवेंशन हो रही है, क्या क्या इसमें लैक्स हैं, क्या कहाँ कहाँ पे हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, और किस तरह की एक्टिविटीज़ को हम इसमें दोबारा से इंगेज कराएंगे। ये है जी समरी ऑफ लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। इसमें आप देख सकते हैं प्री मॉडल फेज है, फिर प्राइमरी हमने डिस्कस किया, फिर सेकेंडरी, टर्शियरी, लास्ट फिर क्वार्टरनरी। तो प्री मॉडल जो है इसमें हमने ये देखा था इंडिविजुअल और मैस एजुकेशन के थ्रू हमने जो है प्रिवेंशन की थी, और प्राइमरी में हमने हेल्थ को प्रमोट किया था और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड की थी। ठीक है जी। सेकेंडरी में हमने अर्ली डायग्नोज किया था और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट या अर्ली डायग्नोज अर्ली ट्रीटमेंट पे बेस करता है, और टर्शियरी जो थी वो डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहेबिलिटेशन। ठीक है जी। तो ये कोर लेवल जो है प्रिवेंशन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 5 जो है वो अननेसेसरी मेडिकल ट्रीटमेंट जो है या मेडिकल इंटरवेंशन जो है उससे प्रिवेंट करना है, उसमें आ जाता है। ठीक है जी। इसके बाद है जी द टर्म डिजीज कंट्रोल डिस्क्राइब्स ऑनगोइंग ऑपरेशंस एम्ड एट रिड्यूसिंग द इंसिडेंट ऑफ द डिजीज। सबसे पहले वो क्या करेगी, डिजीज का इंसिडेंट जो है वो कम करेगी, द ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज एंड कॉन्सिक्वेंटली द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन कम करेगी। ठीक है जी। डिजीज़ कंट्रोल जब भी करनी है तो सबसे पहले उसके इंसिडेंट्स को कम करना है, फिर उसकी ड्यूरेशन को कम करना है, और उसका जो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन है हमें उसको कम करना है। उसके बाद है जी द इफेक्ट्स ऑफ इन्फेक्शन इंक्लूडिंग बोथ द फिजिकल एंड साइकोसोशल कॉम्प्लिकेशन जो है उसको हमने कम करना है। एंड द लास्ट पे है जी द फाइनेंशियल बर्डन टू द कम्युनिटी। जितनी भी डिजीज़ होंगी वो जो है इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट करती हैं किसी भी कम्युनिटी को। उसमें ज़ाहिर सी बात है कॉस्ट बेस्ड ट्रीटमेंट्स होते हैं, वैक्सीनेशन है, इम्यूनाइजेशन है, या कोई ट्रीटमेंट है, कोई मेडिकल ऑपरेशन है, तो वो कॉस्ट उसकी काफ़ी होती है, तो हमने उसका मेन जो है वो कम करना है। ठीक है जी। कुछ हैं जी पब्लिक हेल्थ अप्रोचेस फॉर डिजीज़ कंट्रोल। इसमें हम ये देखेंगे, सबसे पहले डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम को, उसमें आ जाती है उसकी कॉस्ट, कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आई है तो उसकी क्या कॉस्ट है, उसकी मॉर्बिडिटी क्या है, मोर्टेलिटी क्या है। ठीक है जी। तो सबसे पहले उसके जो है आइडेंटिफाई करते हैं हम रिस्क फैक्टर्स। उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड जो तो उसको इफेक्ट करेंगे। वो जीन से रिलेटेड हैं, बिहेवियर से रिलेटेड हैं, इन्वायरमेंट से या सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से रिलेटेड हैं। ठीक है जी। तो बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं किसी भी डिजीज़ को, तो ये 4 मेन फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं। उसके बाद है जी इंटरवीन करेंगे हम उसको, और उसमें है जी पॉलिसी, प्रोग्राम और ट्रीटमेंट, ये तीनों, यानी कि पॉलिसी बनाते हैं सबसे पहले, उसकी बेस पे फिर हम प्रोग्राम एक जो है वो तश्कील देते हैं, और उसके बाद जो है हम फिर पर्सनस को जो है या उस कम्युनिटी को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। फिर उस ट्रीटमेंट के बेस पे फिर हम इवैल्यूएशन करेंगे।
ठीक है जी, उसका प्रोसेस क्या था, उसका इम्पैक्ट क्या आया है और उसके क्या आउटकम आया, उससे डिजीज़ में जो है क्रस में उसके ट्रीटमेंट में कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, या उसमें हमें मज़ीद मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। तो उसकी बेस पे फिर हम सारी चीज़ें जो है, ये एक साइकिल है और इसी तरह से डिजीज़ कंट्रोल जो है वो चलता है। कंट्रोल एक्टिविटीज़ फोकस ऑन प्राइमरी इंटरवेंशन और सेकेंडरी इंटरवेंशन प्रिवेंशन, ठीक है जी, बट मोस्ट प्रोग्राम्स कंबाइन बोथ। तो एक्सटिंक्शन है जी, द स्पेसिफिक इन्फेक्शियस एजेंट नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन नेचर और इन द लेबॉर्ट्री। फिर एरेडिकेशन है, इसमें है जी टर्मिनेशन ऑफ ऑल द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन बाय एक्सटर्मिनेशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है जी। एक्सटेंशन में ये होगा कि कोई भी अगर डिजीज़ जो है वो हुई है तो वो ज़्यादा देर तक जो है वो उसके इन्फेक्शन जो हैं वो ज़्यादा देर तक जो है वो नेचर में नहीं रहते, ना ही लेबॉर्ट्री में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है जी। वो कुछ अर्से के बाद बहुत ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। लेकिन एरेडिकेशन में ये होता है कि हमने उस इन्फेक्शन एजेंट्स को जो है उसको ख़त्म करना है और उसके ट्रांसमिशन को हमने कम करना है। फिर है जो एलिमिनेशन, reduction to zero of the incidence of a specified disease in a defined geographic area as a result of deliberate efforts, ठीक है जी। हमने उस स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया में जहाँ पे डिफाइंड, जहाँ पे स्पेसिफिक डिजीज़ वह पाई जाती थी, हमने वहाँ पे उसके इंसिडेंस को कम करना है और उसको ज़ीरो तक लेके जाना है, यानी कि वो उसके अब चांसेस हैं नहीं, प्रॉपर्ली डिजीज़ जो है वो एलिमिनेट हो चुकी है। Then आ जाता है कंट्रोल। Public will see new interventions that resist the circulation of infectious agent beyond the level that would result from spontaneous individual behaviors to protect against infection, ठीक है जी। तो हमने इसमें पब्लिकली जो है वो कुछ इंटरवेंशंस करनी होती हैं और वो उस डिजीज़ को हमने कंट्रोल करना होता है। डिजीज़ एलिमिनेशन, जो कि हमने पहले भी देखा, between control and eradication an intermediate goal has been described called regional elimination, ठीक है जी। एक तो हमने कंट्रोल करना है, एक हम एरेडिकेशन में हमने देखा कि उसको प्रॉपर्ली हमने ख़त्म कर दिया, ठीक है जी, रिड्यूस कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। तो उसके दरमियान जो एक रीजनल आ जाती है उसको हम एलिमिनेशन कहेंगे। द टर्म एलिमिनेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब इंटरप्शन ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज़, as for example elimination of measles, polio and diphtheria from larger geographic area or region, ठीक है जी। Regional elimination is now seen as an important criteria of the eradication, ठीक है जी। डिजीज़ को हमने एलिमिनेट कर दिया, यानी कि हमने उसको रिड्यूस कर दिया, उसके ट्रांसमिशन को ही हमने कम कर दिया। फिर डिजीज़ एरेडिकेशन है, यानी कि इज लिटरली मीन्स टू टीयर आउट बाय रूट्स, यानी कि जड़ से ही किसी डिजीज़ को ख़त्म कर देना, किसी बीमारी को ख़त्म करना, उसको हम कहते हैं कि ये डिजीज़ एरेडिकेशन है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ ऑल ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन बाय एक्सटर्मिनेशन ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट थ्रू सर्विलेंस एंड कंटेमिनेंट और सर्विलेंस के थ्रू जो इन्फेक्शन एजेंट जो है उसको जो है एक्सटर्मिनेशन की जाती है, उसके ट्रांसमिशन को कम किया जाता है और उसको ख़त्म किया जाता है, ठीक है जी। जो हमारी इम्यूनिटी जो है वो किस तरह से नेचुरल रजिस्टेंस जो है वो इसमें हम कंटेन करते हैं, वो भी इसमें देखा जाता है। लेबॉर्ट्री कंटेनमेंट देखते हैं हम, ठीक है जी। तो उसके बाद है जी ऑपरेशनल। स्टूडेंट्स आ रही है आवाज़ आप लोगों को? अब आ रही है आवाज़?
ऑपरेशनल कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों को बता रही थी, ठीक है, जिसमें है जी डिजीज सर्विलेंस। हम देखेंगे कि उसकी सर्वाइवल कितना है, सर्विलेंस कितना है, इंटरवेंशन कौन कौन सी उसकी एंगेज की गई हैं और सर्टिफिकेशन की जाती है। लास्ट पे इकोनॉमिक कॉन्सिडरेशन हम देखते हैं, प्राइवेट थी या सोशल या नेट बेनिफिट किस तरह से आया, प्राइवेटली कितने केसेस आए हैं, सोशली किस तरह से आए हैं, किस तरह से इसमें इफेक्ट हुआ, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट्स बेनिफिट्स आए इसके, एंड लोकल वर्सेस इंटरनेशनल बेनिफिट्स क्या है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें जो है इकोनॉमिकली फिर उसमें कंसिडरेशन में देखी जाती हैं। अच्छा जी, कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन डिजीज़ में 4 C's हैं जो कि हम इसमें देखते हैं कि 4 C's के थ्रू जो है हम किसी भी इन्फेक्शन डिजीज़ जो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। पहला C है जी केसेस, दूसरा है जी कॉन्टैक्ट्स, थर्ड पे है कैरियर और लास्ट पे है जी कम्युनिटी। केसेस में हम फर्स्ट वन पे है जी केसेस में हम देखते हैं कि डायग्नोसिस उसकी हमने की किस तरह से उसकी डायग्नोज बनी, उसकी प्रॉपर डायग्नोज बनी है कि नहीं। नोटिफिकेशन हम देखते हैं कि कितने रेयर केसेस जो है वो नोटिफाई हुए हैं। आइसोलेशन देखते हैं कितने आइसोलेट हुए, फिर डिसइंफेक्टेंट कितने हुए, ट्रीटमेंट क्या क्या दिया गया, फॉलोअप के लिए कितने पेशेंट्स आए और किस तरह से आए, और रिलीज यानी कि डिस्चार्ज कितने पेशेंट्स हुए, ठीक है जी। ये सारे केसेस की हम उसमें कंटेंट में देखते हैं। फिर है जी कॉन्टैक्ट्स, उसमें हम ऑब्जर्वेशन वगैरह करते हैं, कॉन्टैक्ट्स रखते हैं हम उन पर्सनस का, पेशेंट्स का जो कि इन्फेक्शन डिजीज़ के साथ आते हैं और उनको ऑब्जर्व करते हैं। लास्ट पे है जी कैरियर्स, थर्ड पे है कैरियर जिसमें हम डिटेक्शन करते हैं कि कितने लोग जो हैं वो कैरियर स्टेज में हैं, उनकी हम अर्ली डिटेक्शन करते हैं और हम देखते हैं कि कितने लोग जो हैं कम्युनिटी की उस डिजीज़ को स्प्रेड कर सकते हैं। और लास्ट पे आ जाती है कम्युनिटी, एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन और कंटेमिनेशन इसमें की जाती है और फिर कम्युनिटी को ओवरऑल असेस किया जाता है और उसमें देखा जाता है कि इन्फेक्शन डिजीज़ जो है ओवरऑल किस तरह से कंट्रोल हम कर रहे हैं, वो सारी इसमें आ जाएंगी। कंक्लूजन अगर हम इसका देखें, अंडरस्टैंडिंग डिजीज पैथोलॉजी इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स फॉर्मुलेटिंग प्रिवेंटिव मेजर्स। जब भी हमने प्रिवेंशन जो है स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले हमने डिजीज़ की पैथोलॉजी के बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, फिर ही हम उसके जो है प्रिवेंशन कर सकेंगे, ठीक है जी। हम देखते हैं कि कोरोना किस तरह से स्प्रेड होता है और उसको हम किस तरह से उसकी स्प्रेड जो है वो कम कर सकते हैं, तभी हम कर सकते हैं अगर हमें उसकी पैथोलॉजी का पता है कि वो किस तरह से पर्सनस को जो है वो ट्रांसमिट होगा, किस तरह से वो अटैक करता है, क्या क्या उसके इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है जी। इस तरह डिफरेंट डिजीज़ हैं तो डिफरेंट डिजीज़ की पैथोलॉजी का पता होना बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन कैन बी अचीव्ड इन एनी स्टेज ऑफ द डिजीज़, किसी भी डिजीज स्टेज पे जो है हम कर सकते हैं। प्री पैथोजेनेसी है, पैथोजेनिक स्टेज है या लेटेंट डिजीज पैथोजेनेसिस लेटेंट स्टेज है, तो हर स्टेज पे हम कर सकते हैं। प्री मॉडल और प्राइमरी प्रिवेंशन इज मोस्ट इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल, क्योंकि इसमें इतनी कॉस्ट ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती। डिजीज कंट्रोल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रिवेंशन which is achieved by means of continuous monitoring and surveillance of the disease. डिजीज कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। ये एक कोटेशन थी जो मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने ऐड कर दी इसमें। एन ऑन्स ऑफ प्रिवेंशन इज़ वर्थ अ पाउंड ऑफ क्योर, ठीक है जी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर मामूली सी अगर प्रिवेंशन करी जा सकती है तो आप बहुत सारे आपके जो पैसे हैं जो कि टेस्ट पे या डायग्नोसिस पे ट्रीटमेंट्स पे जो लगने हैं तो आपका जो है उसका जो है वेस्ट होने से आप बचा सकते हैं, ठीक है जी। तो प्रिवेंशन जो है वो ज़रूरी है, ठीक है जी। क्लियर स्टूडेंट्स, सबको क्लियर है आज का लेक्चर? किसी ने कुछ पूछना है?